Good morning, students. Welcome to Nitin Online Classes. So, in today's video, we are going to talk about the first chapter that we have already started of Civics, Class 9, which is What is Democracy and Why Democracy. So, in the first video, we have already discussed in the introductory video that what is democracy. We discussed its definition, and we also discussed the questions that it raises in the definition. That who are the rulers and what kind of election constitutes a democratic elections, right? And who are the people who can elect their rulers or who can get elected as rulers. So now in today's video we are going to discuss the features of the democracy that in last video I asked you to uh, go through. In the last video I gave some introduction of that also, that major decisions by elected leaders, free and fair electoral competition, and rule of law and respect for rights, and one person one vote and one value. So these features we are going to discuss in detail in this video. तो आज की वीडियो में हम लोग डेमोक्रेसी के फीचर के बारे में बात करेंगे, मतलब वो चीज़ें जो डेमोक्रेसी के अंदर होनी चाहिए। और कई कंट्रीज़ ऐसा प्रिटेंड करती हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बट वो एक्चुअली में जो डेमोक्रेसी के रियल स्पिरिट्स हैं उसको फॉलो नहीं करते। तो वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। देखो एक एग्जांपल दिया हुआ, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब इसके अंदर क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाने चाहिए। अगर इलेक्टेड लीडर्स मतलब कौन लोग हैं, जिन लोगों को हम चुनते हैं, अगर वो लोग फाइनल डिसीजंस ले रहे हैं, इसका मतलब वो डेमोक्रेसी है। लेकिन कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर इलेक्शन होता है, बट वो इलेक्शन इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, नथिंग एल्स। इलेक्शन खाली एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि जो लोग चुने जाते हैं वो किसी और के अंडर में काम कर रहे होते हैं। जैसे वो फॉर एग्जांपल आर्मी के अंडर में काम कर रहे होते हैं, और या किसी डिक्टेटर के अंडर में काम कर रहे होते हैं, और जो फाइनल डिसीजन होता है वो उस आर्मी या डिक्टेटर का होता है। तो इसी तरह का एग्जांपल है पाकिस्तान का। तो आज हम उसको पढ़ते हैं। देखो, इसमें मेजर डिसीजंस टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स, इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ही लेड अ मिलिट्री कोप इन अक्टूबर 1999। मतलब अक्टूबर 1999 में उन्होंने सरकार का तख्ता पलट कर दिया, मतलब सरकार को पूरी तरह से चेंज कर दिया। एंड ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। यहाँ तक तो आगे समझ में कि 1999 में उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री घोषित कर दिया। और उसके बाद उन्होंने 2002 में ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब बाद में वो प्रेसिडेंट बन गए। और 2002 में ही हेल्ड ए रेफरेंडम। अब रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत, मतलब जनता से पूछना। तो रेफरेंडम कराया उन्होंने। आप लोग को रेफरेंडम का डेफिनेशन लिखना है। उसके अंदर उन्होंने क्या करा, 2002 में जो उन्होंने रेफरेंडम किया, इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5 years एक्सटेंशन। उन्होंने उस रेफरेंडम के थ्रू 5 years का एक्सटेंशन मिल गया। लेकिन बहुत सारे मीडिया हाउसेस में और बहुत सारे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन सब लोगों ने ही बताया या इन्वेस्टिगेट किया उसके अंदर कि ये सारा जो रेफरेंडम हुआ था दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस। मतलब गलत तरीके से लोगों को फोर्स करके अपने पक्ष में वोट करवाया था, या अपने पक्ष में उनका रेफरेंडम करवाया था। देखो, पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या किया। अभी तक तो चलो उन्होंने फोर्सफुली पावर को हासिल कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑर्डर रिलीज किया, दैट वाज अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कब किया उन्होंने? 2002 में। अब इसके ऑर्डर के तहत क्या था, देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को वो डिसमिस कर सकते हैं। और नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज क्या होती हैं? दीज आर द असेंबलीज विच आर इलेक्टेड बाई
द पीपल ऑफ पाकिस्तान, मतलब इनके जो मेंबर्स होते हैं वो पाकिस्तान के जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसको पूरा उन्होंने रद्द कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट। अब देखो यहाँ पे समझना, ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान देने। सिविलियन कैबिनेट मतलब जो कैबिनेट को लोगों के द्वारा चुना जाता है, उनका क्या काम था। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा, विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो कैबिनेट काम करेगी वो किसके अंदर में काम करेगी, मिलिट्री ऑफिसर्स के, मतलब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में काम करेगी, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के अंडर में रहता था। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग चुने जाएंगे उनके पास कोई भी अधिकार नहीं रहेगा मेजर डिसीजंस को लेने का। तो जो फाइनल डिसीजंस होगा वो किसका होगा, परवेज़ मुशर्रफ का होगा या आर्मी ऑफिशियल्स का होगा। तो इस तरह क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। हालांकि हम वहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मल इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे नॉर्मल इलेक्शन हो रहा है, लोग चुने जा रहे हैं, कैबिनेट बन रहा है, लेकिन क्या वो कैबिनेट फाइनल डिसीजंस ले पा रहा है? इज़ दैट कैबिनेट एबल टू टेक फाइनल डिसीजन? द आंसर इज़ नो। सो कैन यू से दैट इट्स अ डेमोक्रेसी? द आंसर इज़ नो। तो मतलब कई बार क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि जो मेजर डिसीजंस हैं वो इलेक्टेड लीडर्स ले रहे हैं या कोई और ले रहा है। अगर वो इलेक्टेड लीडर्स ले रहे हैं तो इट मीन्स इट्स अ डेमोक्रेसी, और अगर नहीं तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। आई बात कर समझ में? तो दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब आपको ये नोटिस कर लेना है कि हमारा पहला फीचर क्या मिला कि डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन है वो लोगों के द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद आता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन क्या, पहले तो ये समझ लो। इसका मतलब देखो सिंपल वर्ड्स में यही है कि इलेक्शंस फ्रीली और एक फेयर तरीके से कराया जाए। व्हेन द इलेक्शन इज हेल्ड इन अ फ्री एंड फेयर वे, इट इज़ कॉल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। मतलब जिसके अंदर दोनों पार्टीज, एक तो होती है पार्टी विच इज़ इन पावर, और दूसरी होती है पार्टी विच इज़ इन ऑपोजिशन। हम किसी इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तभी कहेंगे जब वो पार्टी जो कि पावर में है, इट हैज़ every chances to lose the election and the opposition party has every chances to win the election. So then only this can be a free and fair electoral competition, जहाँ पे दोनों ही sides को they should have equal opportunity to win or lose the election, तभी वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। तो जैसे चाइना के केस को हम समझते हैं। चाइना में क्या है, वहाँ पे चाइनीज़ पार्लियामेंट है विच इज़ कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो ये आपको अंडरलाइन करना है, इसको नोट करना है। चाइनीज़ पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। सो यहाँ इसमें जो अब यहाँ का क्या रूल है वो देखेंगे तो उसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन है या नहीं है। तो द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी बिफोर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। Before contesting the election, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. बस ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे हम लोग को पूरा आंसर मिल गया इसका कि चाइना के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी मेंबर या कोई भी पार्टी जो कि इलेक्शन लड़ना चाहती है, सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मतलब सब कुछ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में हो रहा है। Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 and 3. अब खाली उन्हीं पार्टीज़ को इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउ किया गया था जो कि कम्युनिस्ट पार्टी या तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्सा थे या फिर उसके स्मॉलर पार्टीज़ थी जो कि अलाइड थे। अलाइड मतलब जो उन्हीं से संबंधित थी, उन्हीं से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन है? नहीं, क्योंकि सभी को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ता था इलेक्शन लड़ने के लिए। तो तुम्हें क्या हम कह सकते हैं कि वो फ्रीली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फ्रीली अपना आइडियोलॉजी वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में ला सकती थी?
नेवर, क्योंकि जब उसको परमिशन ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे लड़ेंगे चुनाव। इसी तरह से एक और एग्जांपल है मैक्सिको का। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। ठीक है, मैक्सिको में हर 6 साल के बाद इसका प्रेसिडेंट को चुनने का चुनाव होता है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाई पार्टी कॉल्ड PRI, विच इज़ PRI का फुल फॉर्म आपको लिखना है बुक में, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, विच इज़ इन मैक्सिको। तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह हर जगह डिक्टेटर्स या मिलिट्री पावर हो तभी वहाँ पे गड़बड़ होता है, बट कई बार नॉर्मल सिचुएशन में भी डेमोक्रेसी के अंदर भी चीज़ें सही नहीं होती या फेयर तरीके से नहीं होती है। अब इसके अंदर क्या हुआ, तो ऑपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। क्यों विन नहीं कर पाई, कभी जीत नहीं पाई ऑपोजिशन पार्टी मैक्सिको में? क्योंकि द PRI वॉज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेज को भी पार्टी मीटिंग्स में जाना पड़ता था। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर दी PRI। अब टीचर्स भी पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि PRI को वोट करना था। इस तरह से हम क्या देखते हैं, मीडिया हाउसेस में दे डिड नॉट अलाउ द मीडिया हाउसेस टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, मतलब मीडिया को क्रिटिसाइज करने का कोई राइट नहीं था। दे ऑलवेज शोन द गुड थिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे नेवर शोन द आइडियोलॉजी और दे नेवर शोन द क्लिप्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। मतलब ऑपोजिशन पार्टी को उन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया मीडिया में आने का और अपनी बात रख पाने का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो सारा उन्होंने, मतलब जितना पूरा सिस्टम था मैक्सिको में, ऑल द सिस्टम ऑफ द इलेक्टोरल पॉलिसी वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट in a wrong way, so no opposition party could come up and win the election। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो फेयर तरीके का इलेक्शन था? नहीं था। तो इसी तरह से हमें दूसरा हमारा जो फीचर बनता है वो ये है कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस टू लूज या हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेसी के अंदर हम तभी कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है जब कि जो पार्टी पावर में है उसके पास पूरा चांस हो हारने का, और जो पार्टी विपक्ष में है या जो पार्टी ऑपोजिशन में है, दे शुड हैव एवरी चांस टू विन द इलेक्शन। जैसे कि हम इंडिया के लिए ये एग्जांपल हम सही बता सकते हैं, क्योंकि अब व्हेन यू टॉक अबाउट 2014, उसके पहले कांग्रेस पार्टी वाज इन पावर फॉर 10 years, 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स। एंड उसके बाद क्या हुआ 2014 के इलेक्शन में, दी भारतीय जनता पार्टी और द BJP वॉन द इलेक्शंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम है अभी भी, जिससे कि जो पार्टी पावर में होती है इट हैज़ गॉट एवरी चांस टू lose the election, and the party which is in opposition it has got every chance to win the election। इसके बाद हमारा थर्ड फीचर आता है 1 person 1 vote and 1 value। सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 person 1 vote 1 value। इट मीन्स कि सभी पर्सनस का सोसाइटी के अंदर, एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज सोशल बैकग्राउंड और रिलीजियस बैकग्राउंड, हिज वैल्यू ऑफ द वोट विल रिमेन द सेम। मतलब उसके वैल्यू, जो वोट का वैल्यू है वो सेम रहता है हर किसी के, चाहे आप कंट्री के प्रेसिडेंट हैं या कंट्री का एक नॉर्मल एक कॉमन मैन है, राइट। द वोट ऑफ योर वैल्यू सॉरी द वैल्यू ऑफ योर वोट विल रिमेन द सेम फॉर द गवर्नमेंट। तो हमारे वोट का वैल्यू सेम रहना चाहिए, हमारे वोट का एक वैल्यू रहना चाहिए। मतलब 1 person 1 vote एंड 1 वैल्यू, एक पर्सन का एक वोट और उस वोट का सेम वैल्यू होना चाहिए, चाहे वो पर्सन किसी भी बैकग्राउंड से हो। इसका मतलब ये होता है 1 person 1 vote एंड 1 वैल्यू। नाउ तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल से और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग कंट्रीज़ में क्या ये फॉलो हुआ था। अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। तो 2015 तक तो सऊदी अरेबिया में औरतों को वोट करने का कोई अधिकार ही नहीं था। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है, देखो अब इस्टोनिया एक कंट्री है जिसने अपना सिटीजनशिप रूल इस तरह से बनाया कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी ग्रुप है, वहाँ पे कौन माइनॉरिटी में है, जो रशियन पीपल है वो माइनॉरिटी में, तो दे डोंट हैव एनी राइट टू
वोट। तो मतलब लोग तो सब सेम है, सब उसी कंट्री के नागरिक हैं, बट जो मेजॉरिटी में है उनका उनके वोट की ज़्यादा वैल्यू है, जो माइनॉरिटी में उनको वोटिंग का राइट ही नहीं है। इसी तरह से फिजी में द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच अ वे इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी मतलब जो फिजी का ही निवासी है, जो फिजी का लोकल सिटीजन है, ही हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। जो इंडिया से लोग गए, उनके उनके वोट की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी कि वहाँ के लोकल लोगों की है। तो डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन अ fundamental principle of political equality that gives us the third feature of democracy। क्या है ये थर्ड फीचर? हमें क्या मिला कि इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही समझेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। टिल देन, गुड बाय।